अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। और अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जो कि 25 तारीख को डी चौक में क्या हुआ पीटीआई के लॉन्ग मार्च के सिलसिले में, उसके ऊपर समाअत कर रहा था। उसने आज अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 4-1 से फैसला आया है। 4 जजेस एक तरफ और जस्टिस याह्या अफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा है। जो इसमें बुनियादी बात है, जो अक्सरियती राय है, वो ये है कि 4 जजेस ने कहा है आईजी को, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री दाखिला को और आईजी आईबी डीजी आईएसआई को के जो 7 सवालात दिए हैं इनके जवाब दें और रिपोर्ट तैयार करें। 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट जमा करवाई जाए, जिसके ऊपर फिर आगे तयन किया जाएगा कि क्या होना है कार्रवाई। अभी जो 7 सवालात पूछे हैं अदालत ने, ये भी आपको बताते चले। पहला सवाल ये पूछा है कि एट व्हाट टाइम डिड मिस्टर इमरान खान मेक द अनाउंसमेंट फॉर पार्टी वर्कर्स टू रीच डी चौक, यानी डी चौक पहुंचने का ऐलान इमरान खान ने किस वक्त किया। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि व्हेन एंड वेयर एंड हाउ डिड द क्राउड क्रॉस द बैरिकेड टू एंटर द क्लोज्ड एरिया, यानी जो हुजूम था वो किस तरह से किस वक्त दाखिल हुआ उस अहाते के अंदर जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया था या बंद किया गया था। तीसरा सवाल यह है कि वाज द क्राउड एंटरिंग द रेड जोन ऑर्गेनाइज्ड और सुपरवाइज्ड और डिड इट मूव रैंडमली, यानी जो हुजूम रेड जोन के अंदर दाखिल हुआ क्या उसकी कोई सरपरस्ती कर रहा था, सुपरविजन कर रहा था, क़यादत कर रहा था, या फिर यह हुजूम खुद बखुद ही अंदर दाखिल हो गया रेड जोन के। सवाल ये भी कि वर देयर एनी एक्ट्स ऑफ प्रोवोकेशन और ब्रीच ऑफ अश्योरेंस बाय द गवर्नमेंट, यानी हुकूमत की तरफ से क्या कोई उकसाने की या फिर जो अश्योरेंस दी गई थी उसको सबूताज करने की कोई हरकत हुई। साथ ही साथ 5वां सवाल अदालत ने यह पूछा है कि वाज एनी एक्शन और ट्रीटमेंट मेटेड आउट बाय द इस्लामाबाद टेरिटरी पुलिस अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स डिसअप्रोप्रिएट टू द एक्चुअल और परसीव्ड रॉन्ग कमिटेड बाय द प्रोटेस्टर्स। ये भी सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी प्रोटेस्टर्स मैनेज टू एंटर द रेड जोन, यानी तादाद पूछी गई है कि कितने जो मुजाहिरीन थे वो दाखिल हुए रेड जोन में और क्या इक़दामात किए गए थे उनको रोकने के लिए, और कैसे वो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो H9 ग्राउंड में क्यों नहीं गए और डी चौक कैसे आए। आखिरी सवाल अदालत ने ये पूछा है कि हाउ मेनी सिविलियंस वर इंजर्ड, किल्ड, हॉस्पिटलाइज्ड, अरेस्टेड, यानी इस सारे में कितने जो शहरी हैं, सिविलियंस हैं, वो मारे गए या फिर ज़ख्मी हुए या उनको गिरफ्तार किया गया या अस्पताल लेके जाया गया। ये 7 सवालात हैं जिनका अदालत जवाब मांगती है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, डीजी आईबी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री दाखिला और डीजी आईएसआई से 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट जमा करवानी है और इसके बाद अदालत आगे फैसला करेगी कि कौन जिम्मेदार है और ये सारा मामला हुआ क्या। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी जिन्होंने इस सारे मामले से इख्तलाफ किया है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान जो सारे सर्कमस्टेंसेस हुए उसकी बुनियाद पर वो कसूरवार हैं। उन्होंने सारा का सारा जो हुजूम था वो कॉल किया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल हमारा ये है कि इमरान खान को क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, और फिर जो फैसला है उसके ऊपर भी अपने तज्जियाकारों की राय लेते हैं। हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद हैं रीमा उमर साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रीमा, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगी, ये जो अब 7 सवाल पूछे हैं अदालत ने और फिर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जमा करवानी है, इसके बाद आप आगे क्या देख रही हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है? अलीना, एक तो फिर से आज साबित हो गया कि कुछ लोग हैं वो लाडले हैं, शक की गुंजाइश सिर्फ उनके लिए होती है, रिस्ट्रेंट सिर्फ उनके लिए होता है, और बिल्कुल आपके साफ भी मामला हो फिर भी एक्सक्यूजेस, रीजंस बनाई जाती हैं कि आप उन्हें किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट कर सकें। मैं बहुत माजरत के साथ और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अग्री नहीं करती अदालत की जो अप्रोच है मेजॉरिटी की कि उन्होंने 2 मुख्तलिफ मामला थे। एक, जो प्रोटेस्टर्स ने क्या वो पीसफुल थे या उन्होंने वायलेंस किया, क्या उन्होंने कानून तोड़ा, ये मुख्तलिफ मामला है। इस पे इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए क्योंकि मैंने कोशिश की, मुझे भी फैक्ट्स अभी क्लैरिफाई मेरे लिए भी नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है हुकूमत की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। लेकिन जो दूसरा मामला है कि इमरान खान साहब ने, बाबर अवान साहब ने इमरान खान और बाकी पीटीआई की लीडरशिप से कंसल्ट करके अदालत को एश्योरेंस दी थी कि जो प्रोटेस्ट होगा वो G9 H9 पार्क में होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने
डी चौक पे आने का कहा अपने वर्कर्स को। ये तो एक साफ सामने आपकी बात है। अगले दिन उन्होंने कॉल ऑफ किया, नहीं हुआ, वो इससे इसका क्या ताल्लुक है? लोग इकट्ठे हुए एक ऐसे वेन्यू पे जो इमरान खान की कॉल पे, ये हमारे सामने है और ये अदालत के ऑर्डर के खिलाफ था, ये हमारे सामने है। इसको प्रोटेस्टर से जोड़ना, वायलेंस से जोड़ना, मेरा ख्याल है ये गलत है। और ये याह्या आफरीदी साहब ने, जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने सेपरेट ओपिनियन, माइनॉरिटी ओपिनियन में यही बात कही है। दूसरी चीज जो अहम है जस्टिस याह्या आफरीदी के ओपिनियन में, हुकूमत ने भी उनसे कहा कि हुकूमत ने अदालत से कहा आप फैसला करें कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कानून नहीं तोड़ेंगे। जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। तो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे दो बिल्कुल मुख्तलिफ व्यूज सामने आ रहे हैं। कुछ जजेस हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, मामलात में ज्यादा दखल अंदाजी करना चाह रहे हैं। कुछ जजेस हैं जो कह रहे हैं इंतजामिया अपना काम करे, पार्लियामान अपना काम करे, अदालत को अपना काम करने दें। और एज ए लॉयर मुझे बहुत ज्यादा ये कंसर्न है कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स होती है, अदलिया को अपना काम करने दें, एग्जीक्यूटिव को अपना काम करने दें। अगर आप दखल अंदाजी करेंगे एक दूसरे के काम में, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बहुत इफेक्ट होती है और ओवरऑल मुल्क के मामला बदतरीन हो सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है मेरा ख्याल है सबके लिए, जो जस्टिस याह्या आफरीदी ने अपने सेपरेट ओपिनियन में लिखा है। अच्छा, क्योंकि साथ साथ हम लोग भी फैसला पढ़ रहे हैं, 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है और हम समझने की भी कोशिश करें डिटेल में कि क्या क्या। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं डिटेल में उन्होंने फैसला पढ़ा है। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, ये जो 7 सवाल पूछे गए अदालत ने इसके बाद क्या अहकाम दिए गए अदालत की तरफ से, क्या होगा इस सिलसिले में, फैसले में क्या क्या? देखें, दो चीजें फैसले के अंदर तो 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अदालत ने कहा कि इन सवालात के जवाब जो हैं, और आपने पढ़ के भी बता दिया कि किन किन से रिपोर्ट तलब की गई है। दो चीजें हैं, जो अक्सरियती बेंच है वो ये कह रहा है कि उनके पास तो सफिशिएंट मटेरियल मौजूद नहीं है, जबकि जस्टिस याह्या आफरीदी जो कह रहे हैं कि सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है। अदालत के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अदालत में इमरान खान साहब का जो डी चौक पहुंचने की कॉल थी वो सुनाई गई थी और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। तो जैसे याह्या आफरीदी तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहने के सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है कि इमरान खान साहब ने जो अदालत के अंदर कमिटमेंट उनकी टॉप लीडरशिप ने करवाई थी उसके खिलाफ वर्जी की है और उनके खिलाफ तो हमने अदालत की कार्रवाई के लिए मुकम्मल मवाद मौजूद है। जबकि एक सर्दी बेंच जो है वो इनमें से 3 जज साहबान तो वो हैं जिन्होंने 25 मई का हुक्म दिया था और फिर 5वें जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो चीफ जस्टिस के जो बेंच है उसके अंदर 7 सवालात का मकसद ही सिर्फ ये है कि ऐसा ठोस मवाद जो है वो अदालत के सामने आए और वो कहते हैं कि हमारे सामने सफिशिएंट मटेरियल मौजूद नहीं है और सफिशिएंट मटेरियल को हासिल करने के लिए उन्होंने ये जो मुख्तलिफ इदारे हैं, हुकूमत के चीफ कमिश्नर DG ISI हैं और IG इस्लामाबाद पुलिस हैं, उनसे ये कहा है कि वो इन तमाम डिटेल्स जो हैं कि उस दौरान में कितने लोग जो हैं वो जी हाँ। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा सिद्दीकी साहब, क्या आइंदा एहतजाज और एहतजाज से मुतल्लिक जनरली कुछ अदालत ने अपने फैसले में कहा है? जी, अदालत ने इसमें आपको आज ही सुप्रीम कोर्ट में PTI ने एक पिटीशन दाखिल की थी जो कि एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई है और उसके अंदर भी तकरीबन यही सवालात थे कि आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 के हवाले से अदालत ने इसको इंटरप्रेट किया है और अदालत ने इसमें ये कहा है कि हमने जो इसका पैराग्राफ 10 है वो बिलखुसूस पढ़ने वाला है अक्सरियती फैसले का। उसमें ये कहा गया कि 25 मई का जो हुक्म दिया गया था वो मुजाहिरीन और हुकूमत की तरफ से की जाने वाली यकीन दहानियों के बाद एक नेक नीति से दिया गया ऑर्डर था जिसका मकसद ये कि तवाजुन को बरकरार रखना था। लेकिन अदालत कहती है कि अदालत के का जो नेक नीति से गुड फेथ में दिया गया एक हुक्म था, उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ जिससे अदालत को रंज हुआ है। तो ये पैराग्राफ 10 जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सलीम साफ़ी साहब, ये बड़ी अहम बात जो अभी हम बात भी कर रहे थे, रीमा ने भी कही और फिर सिद्दीकी साहब ने भी इसको हमारे लिए हाईलाइट किया है। अक्सरियती बेंच ये समझता है कि उनको ये लगता है कि अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए सामने, कि एग्जैक्टली किस तरह से मामला हुआ, इंस्टिगेट किसने किया या ब्लेम किसके ऊपर फिक्स करना है। क्या आप समझते हैं कि ये जो अब इंक्वायरी होने जा रही है, आगे एक हफ्ते बाद रिपोर्ट पेश होगी, इस सिलसिले में क्या सीन होगा आगे, किस तरह से चीज़ें टर्न आउट करेंगी, या फिर जो रीमा भी कह रही थी कि सब कुछ साफ वाजे है, सामने है? नहीं, रीमा ठीक कह रही है। देखिए, ये जो सवालात अब मसलन ISI और IB और वजारत दाखिला और पुलिस, ये सब के सामने जो सवालात के जवाब मांगे गए हैं, उसमें पहला सवाल है कि एट व्हाट टाइम डिड मिस्टर इमरान खान मेक द अनाउंसमेंट फॉर 40 वर्कर्स टू रीच D चौक। अब ये किसको मालूम नहीं है कि किस वक्त उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की, तमाम TV चैनल्स पे चला और यहया अफरीदी साहब ने अपने फ़ैसले में उनके अल्फाज को मेंशन किया है। तो कम से कम इस सवाल के लिए तो मेरे ख्याल में किसी तहकीक की ज़रूरत, कौन कह सकता है कि इसके लिए किसी कमेटी की ज़रूरत है या किसी तहकीक की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं। तो मैं तुम्हारा यहया अफरीदी साहब और रीमा साहबा की राय आप से समझ रहे हैं कि ये जो हूं। इसकी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं जो इस कमेटी की फाइंडिंग्स हैं वो अभी से बड़ी वाज़ेह हैं, तो फिर इसके बाद अगर ऐसा होता है आपके मुताबिक, तो क्या इमरान खान का रद्द-ए-अमल होगा आपके ख्याल में? वही आउटकम आता है जो आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इमरान खान का रद्द-ए-अमल तो मैं नहीं समझ सकता, वो पता नहीं उसका जो है रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये तो मैं आम इंसानों के बारे में नहीं कह सकता। इमरान खान साहब तो इमरान खान है, शायद अगर भट्टी साहब बता सके कि उनका रद्द-ए-अमल क्या हो। अच्छा, चले भट्टी साहब के पास ही ले जाते हैं। और भट्टी साहब का फेवरेट नुक्ता भी जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, अदालत ने अपनी जजमेंट में दोहराया है। वो कह रहे हैं कि जी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। यानी ठीक है, एहतजाज की इजाज़त है, लेकिन कुछ उसका दायरा कार भी है। भट्टी साहब ऐसे नहीं है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैडम शेख, साफ़ी साहब का शुक्रिया। हस्ब मामूल उन्होंने सबसे मुश्किल जो चीज़ थी वो मुझ पे डाली। मुझ पे बहुत एतबार करते हैं वो मेरी सलाहियतों पर। तो दूसरी बात ये है मैडम शेख, ये मेरी सुप्रीम कोर्ट, मेरी अदालत का फ़ैसला है। मैं अपनी अदालत के फ़ैसलों के साथ हूँ और मुझे हमेशा से यकीन होता है कि मेरी अदालतें आज़ाद हैं और वो सही फ़ैसले करती हैं। हाँ, फ़ैसलों पे तनकीद सम टाइम मुझे भी होती है, दिल दुखी भी होता है, परेशान भी होता है कि ये जैसे आज भी इस फैसले पर कुछ लोग लेफ़्ट हो जाएंगे, कुछ राइट हो जाएंगे, कुछ आगे कुछ पीछे। लेकिन एक तो मैं फिर से दोहरा दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बर-वक्त डिसीजन दिया था और उनको कहा था मत रोकें, और जिसकी वजह से एक बड़े तसादम, बड़े खून से, वायलेंस से बच गए और सुप्रीम कोर्ट का उस पर शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे एक सवाल, मतलब 8वां सवाल, एक इख्तलाफी नोट मेरे मुअज़्ज़ज़ जज या अफरीदी साहब भी आगे 4 जुमले लिख देते, एक पैराग्राफ, चंद जुमले, या हुकूमत या हुकूमतों के सरबराहों से पूछ लिया जाता कि भाईजान ये जो सड़कें शाहराहें बंद की थी चंद बयानात की बुनियाद बनाकर, ये क्यों की थी हुकूमत साहबा, और चादर चार दीवारी का तकद्दुस क्यों पामाल किया था, बिना वारंट मर्द पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घरों के बेडरूमों में क्यों गए थे, खवातीन बच्चों बूढ़ों पर वहशियाना तशद्दुद क्यों किया गया, आंसू गैस एक्सपायर्ड शेलिंग क्यों की गई, आइन कानून आज़ादी इज़हारे राय इंसानी हकूक की पामाली क्यों की गई। और सर वो तो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने आपसे सवाल यही किया। कौन सा फैसले में एक जुमला है, फैसले में एक जुमला ये कहता है कि द फ्रीडम ऑफ असेंबली में बी रेगुलेटेड बाय सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। यानी
मफादे आमा के मैडम शेख अगर उनका क्या कसूर था जो अपने बेडरूमों में क्या कसूर था? बेडरूमों में क्या कसूर था? बेडरूमों में क्या कर रहे थे वो? घरों के अंदर क्या कर रहे थे वो? खुद। और दूसरी बात मैडम शेख, इस पे बोलें, इस पे पीछे ना हटें, इस पे आगे बढ़ें। ये सारों के तरीके इंसाफ को छोड़ दें, ये हम सारों का मसला है। आपने मान डी चौक पे तो इमरान खान ने बाद में कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, डी चौक पे पहुंचो। उससे पहले जो गुल्लू भट्टो ने मार मार के बेहाल कर दिया था, लहू लुहान कर दिया था यास्मीन राशिद को, नासरा इकबाल को, खवातीन को, बच्चों को, वो मेरे सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहे। उस पर मेरी सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जुमला, कोई एक पैराग्राफ, ये 7 सवाल का 8वां सवाल वो भी हो सकता था। और दूसरी बात लेकिन ये पूछा तो है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? ये पूछा तो है उन्होंने वैसे भट्टी साहब कि अगर हुकूमत की तरफ से उकसाने के लिए कोई चीज हुई या कोई, तो वो भी बताया जाए रिपोर्ट के अंदर। मैं एक और सवाल मेरा है, एक और सवाल भी। अच्छा, रेड जोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसानी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है? चादर चार दीवारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड जोन इंपॉर्टेंट है? घर का तकद्दुस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड जोन इंपॉर्टेंट है? औरत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड जोन इंपॉर्टेंट है? मेरे बच्चे, मेरे बूढ़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड जोन इंपॉर्टेंट है? किस बहस में पड़ गए हैं यार? इतना मारा, इतना तशद्दुद किया, इतना कुया, इन्होंने सारी उम्र किए लॉन्ग मार्च, और उन पे इतने तशद्दुद के बाद हम सवाल कुछ और पूछे। एक सेकंड दे दे प्लीज। साफी साहब कुछ कह रहे हैं। सर रुक जाए, देखिए सर रुक जाए, साफी साहब की भी बात सुन ले, मुख्तसर रखिएगा, मैंने शहजाद के पास जाना है। जी मैं तो काफी देर से रुक गया हूँ, काफी देर से रुक गया हूँ मैडम शेख। शायद आपको मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए कि वो जो कंडीशन 15, 17, 19 आर्टिकल और उसकी वो लगाई गई है, वो तो रीमा साहिबा बेहतर जानती है, वो बता देंगी। लेकिन इरशाद भट्टी साहब जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मेरे ख्याल में इस पे मौजूद है इस फैसले में भी। वहाँ लिखा गया इट मे बी reiterated that right of peaceful protest is a constitutional right. It must be exercised subject to permission by the state. Permission by the state. ठीक है कि ये उनका हक है, लेकिन स्टेट की परमिशन हो चाहिए। अब क्या इसके लिए स्टेट की परमिशन थी? क्या इसके लिए देखिए हुकूमत तो कई दिनों से उनसे कह रही थी कि आ जाए, जो मुआहिदा आप लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ किया था उसी के तहत आप लोग आ जाए। वो काम उन्होंने नहीं किया था। तो ये पूछते हैं पहले हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल की, वो उस वजह से आपका पॉइंट अपनी जगह ठीक। मैं शहजाद से ये पूछना चाहती हूँ, शहजाद लेकिन स्टेट इजाजत ना दे तो ये आइन में जो लिखा हुआ है मेरे हकूक 16, 17, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आज सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि मैं आइन में इंसानी हकूक जिसके आप सारे बुलंदोबाद दावे करते थे वो किधर गए? अब ये भी आइन में है, अब स्टेट आ गई, स्टेट इजाजत देगी, अब स्टेट इजाजत देगी, आइन में है। मैं चाहती हूँ भट्टी साहब आपने सवाल उठाए, जो आपने सवाल उठाए इसका जवाब देते। मैं शहजाद को शामिल करना चाहती हूँ। स्टेट आ गई है दरमियान में, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब एक मिनट रुकिएगा, शहजाद को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। शहजाद, वो इमरान खान जो तकिया किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कहते हैं लॉन्ग मार्च तब तक अनाउंस नहीं करूंगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, आज का फैसला इसको कैसे देख रहे होंगे वो? जी बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो साफी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है या राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबली है वो स्टेट की परमिशन से होगा। लेकिन उसका अगला जुमला ये है कि स्टेट गैर जरूरी तौर पर इस परमिशन को, इस फ्रीडम को रोक नहीं सकता, उनको इजाजत देनी है अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जो कि इन प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी करते हो। तो ये उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से जो बात रीमा ने की है वही इस जजमेंट में भी ये खुद ही कह रहे हैं ना जज साहब कि हमने रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया है। और पैराग्राफ नंबर 6 में ये लिखा हुआ है कि अपेरेंटली जो एश्योरेंसेस दी गई थी अदालत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसिल की जानिब से, और ये लिखा हुआ है कि काउंसिल ने अपनी लीडरशिप से पूछ के एश्योरेंस हमें दी थी, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। वो जो भी एश्योरेंस दी थी वो डिसऑनर की गई है। लेकिन आगे लिखा हुआ है वर्कर्स, सपोर्टर्स एंड सिंपथाइजर्स, यानी कि उसका मलबा उन्होंने सपोर्टर्स और सिंपथाइजर्स पे डाला है इस ऑर्डर के जरिए, इमरान खान पे नहीं डाला है। तो इमरान खान से मुतालिक जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो प्ली थी उस पर इन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है और उसकी 2 वजूहात बताई हैं।
एक तो जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि इमरान खान ने क्योंकि अपनी जो मीटिंग थी वो कॉल ऑफ कर दी, मतलब डी चौक पे जाने का जो सिट इन का उनका प्लान था वो उन्होंने जिना एवेन्यू पहुंच के मौखर कर दिया, वो वहां नहीं गए, जिसकी वजह से जो उनके लोग थे जो बड़े जज्बाती हुए थे, इमोशनल हुए थे, वो वहां से चले गए। दूसरा रीजन वही जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि 6-7 सवालात हैं, बल्कि 8 सवालात हैं जिसके उन्होंने मुख्तलिफ इदारों से जवाबात मांगे कि वो जब आएंगे तो हमारे सामने मटीरियल और फैक्ट्स होगा, उसकी बुनियाद पे फिर हम ये बता सकेंगे कि कहाँ पे किससे गलती हुई है। तो ये 2 रीजंस बताए हैं रिस्ट्रेन शो करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो ऑर्डर है इटसेल्फ ये बात कर रहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा किया है, लेकिन जो कमिटमेंट की गई थी वो डिसऑनर हुई है, जो ट्रस्ट था उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई है, उसकी तौहीन हुई है। लेकिन इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये क्योंकि वहां पे पहुंचे नहीं थे, हमें बता दें कितने बजे तक पहुंचे थे, और ये बात मेरे ख्याल से दुरुस्त है। हम टीवी देख रहे थे, हमें मालूम है कि जब ये कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, इमरान खान ने खुद ये कहा था, उनके लफ्ज थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें इजाजत दे दी है, हम आगे बढ़ेंगे, तजावुजात को हटा दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हम डी चौक जाएंगे। यानी कि उनके नॉलेज में था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। वो तकरीर उसके बाद की थी, और ये तकरीर 26 तारीख को अदालत में वीडियो के जरिए प्ले भी की गई थी, जिसका हवाला जजमेंट में भी है और या आफरीदी के इख्तलाफी नोट में भी है। तो मेरे ख्याल से बड़ा वाज़ेह है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। अब मामला ये है कि आगे क्या इजाजत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला जो आज गया है पिटिशन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सुप्रीम कोर्ट बुलाए इमरान खान साहब को, पूछे कि पहले भी जब ऑर्डर दिया गया था मिसकमिट क्यों हुआ, डिसऑनर क्यों हुआ, और फिर मेरे ख्याल से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े तौर पे इसमें ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 9 है। अच्छा, इस कमेटी की रोशनी में आगे क्या हो सकता है? ठीक है, क्या अब ये हम समझे कि आज जो मामला 1 हफ्ते के बाद तक ही निपटेगा, और ये जो कमेटी बनाई गई है इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके नतीजे में क्या होगा, मजीद बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम लोग बात कर रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला तहरीरी फैसला जारी किया है लॉन्ग मार्च के सिलसिले में जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसके ऊपर। रीमा, जिस तरह ब्रेक से पहले हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगी? जो अभी बात हो रही थी, जो 7 दिन के बाद या हफ्ते के बाद जो कहा गया है 7 सवालात के जवाब का, उसमें आप आगे क्या एक्सपेक्ट करिए, और फिर उसमें क्या इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है? क्या तौहीन अदालत भी हो सकती है इमरान खान के खिलाफ? अगर ऐसा होता है तो फिर उसके रेपरकशंस क्या होंगे? अलीना, इतनी दूर की प्रेडिक्शन मैं तो नहीं कर सकती। हर रोज़ हमारी सियासत मुख्तलिफ होती है, उसकी मुख्तलिफ शक्ल हम देखते हैं, लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि कोई भी रेजोल्यूशन अदालती किसी फैसले से आएगा। ये इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को ही कूल डाउन करने हैं। अदालत इसमें जितनी इन्वॉल्व होगी उतनी अनफॉर्चुनेटली उनकी रेप्यूटेशन, उनकी इंटेग्रिटी अफेक्ट होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, अदालत का काम है फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की जो ओवरऑल पैरामीटर्स हैं उनको तय करना। वो हर सिचुएशन में किस तरह अप्लाई करेगी या किस तरह वो इम्प्लीमेंट होगी, वो पहले से अदालत नहीं बता सकती। अगर पीटीआई को एक और लॉन्ग मार्च करनी है, उन्हें हुकूमत से परमिशन मांगनी है। अगर हुकूमत अननेसेसरी वजूहात की बुनियाद पे, गलत गैर कानूनी वजूहात की बुनियाद पे वो डिनाई करती है, वो उनके पास अपील का हक है। वो हुकूमत से भी अपील कर सकते हैं, फिर वो हाई कोर्ट से, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट पे वो अपील जा सकती है। ये होता है यूजुअल अदालतों का काम करने का तरीका। आपके सामने एक केस है, आप उसको देख के कि हुकूमत का क्या मौकफ है, किस वजूहात की बुनियाद पे, लेकिन राइट जो है वो। रीमा, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज डेवलपमेंट ये भी हुई कि शीरी मजारी ने, ठीक है आप ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि शीरी मजारी ने आज यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक की जो कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स की, उनको एक ख़त लिखा और उनसे कहा है कि जी जो लॉन्ग मार्च उससे पहले और उसके बाद हुकूमती इक़दामात हुए जिसके वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की पुशपनाही से हुए, उसके ऊपर UN इंटरवेंशन करे, यानी मुदाखलत या नोटिस करे, एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी हो। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है, एक तरफ फिर वो अदालत के ऊपर तकिया भी कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च के लिए प्रोटेक्शन भी मांग रहे हैं। तो ये तो तजाद ना हुआ? अलीना, ये UN का ह्यूमन राइट सिस्टम है, उसमें कंप्लेन करना मुदाखलत नहीं है, ना ही वो कोई गद्दारी है अपने मुल्क से या अपने मुल्क की जो सिचुएशन है उसको इंटरनेशनली एक्सपोज करना है। ये हर शहरी का हक है।
पाकिस्तान भी इस यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हिस्सा है, जिसकी लीडरशिप ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इनको खत लिखा है शीरी मजारी साहिबा ने, और उन्होंने कुछ यूएन के एक्सपर्ट्स हैं उनको इंडिविजुअल कंप्लेंट्स की हैं, आर्बिट्री डिटेंशन, तशद्दुद, खवातीन के हुकूक के ऊपर, फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर। अब अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, ये उसका तयन ह्यूमन राइट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे, तो वो हुकूमत को खत लिख सकते हैं, उनके जवाब का इंतजार करेंगे, फिर कुछ महीने बाद वो अपना इस पे ओपिनियन दे सकते हैं। इसको आप मुदाखलत क्यों कहेंगे? ये तो हमारा हक है ना, यूएन ह्यूमन राइट्स हम मुदाखलत नहीं कर रहे, हम बिल्कुल मुदाखलत नहीं, आपने लफ्ज़ हम इसको बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर रहे। शीरी मजारी ने यूएन से इंटरवेंशन का मुतालबा किया है। इंटरवेंशन का तर्जुमा मुदाखलत ही होता है, यानी उन्होंने यूएन से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो सारे मामलात हुए उसकी तहकीकात करवाई जाए। हाँ, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि हमारे मुल्क में मुदाखलत क्या है, इंटरवेंशन क्या है, कंस्पिरेसी क्या है, ये बहुत पॉलिटिकली लोडेड वर्ड्स हो गए हैं। अगर यूएन जो है इसमें एक रिस्पॉन्स करता है, ये उनका हक है, लेकिन ये भी आप दुरुस्त कह रही हैं, अगर ये पीटीआई के टाइम पे इस तरह की कोई कंप्लेंट हुई होती तो वो उसको जो फॉरेन कंस्पिरेसी कह रहे हैं उसका प्रूफ इस्तेमाल करते। और एक और दिलचस्प बात, इस खत में अमेरिका का कहीं जिक्र नहीं है, ना ही ऐसा कोई खत उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लिखा है यूएन को कि उन्होंने पाकिस्तान में क्यों रिजीम चेंज करवाई, क्यों कंस्पिरेसी की। ना इस खत में उन्होंने रिजीम चेंज का जिक्र है, लेकिन उसके पीछे अमेरिका का या कौन सी फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व थी उसका जिक्र नहीं है। नजर आता है इससे कि ये जो कंप्लेंट्स हैं इंसानी हुकूक को वजूहात बना के पॉलिटिकली भी इस्तेमाल की जा रही हैं। और पहले भी जब लोग ये करते थे उन पे यही एतराज लगता था कि ये मुल्कदार हैं, ये मुल्क को जो है वो फॉरेन एक्सपोज उनको कर रहे हैं, और शीरी मजारी साहिबा इस तरह के इल्जामात लगाती थी। तो एक हम ताजाद यहाँ देखते हैं, लेकिन सपोर्ट करती क्या आपको लगता है ये जो ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए सबको, आपको, मुझे, साफी साहब, भट्टी साहब को। आप अग्री करते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में? ठीक है साफी साहब, आप अग्री करते हैं रीमा से कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मामलात हैं उसके अंदर आप यूएन इंसानी हुकूक को खत लिख दें कमीशन को? मुझसे पूछ रही हैं आप या भट्टी साहब से? सलीम भट्टी साहब से। सावी साहब आपसे पूछ रही हूं। अच्छा, भट्टी साहब काफी देर से इंतजार में उनके पास जाती हुई। हाँ, एक ही हैं, एक ही हैं। हम दो पत्थर अमरूदा दे, तेरी मेरी एक जिंदड़ी विच फर्क वजूदा दे, कोई बात नहीं। तो एक तो ये कि जो रीमा ने फरमाया कि ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर होने के नाते अगर अपने मुल्क में आपके अपने इदारों से शनवाई ना हो तो उस सूरत में आप उधर जा सकते हैं। तो एक तो मैं इससे वाज़े मतलब लेता हूँ ये कि शीरी मज़ारी साहबा अब जब उधर पहुँच रही है तो इसका मतलब ये है कि अपनी अदलिया पे उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया, इससे ये मतलब लिया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि उस ख़त में फिर अगर बताना है तो फिर अपना पूरा नैरेटिव बनाओ, यानी इससे तो कई गुना बड़ा जुर्म वो है कि जब उनकी हुकूमत को साजिश करके गिराया गया उनके बकौल, तो उनको अमेरिका की भी कंप्लेंट उसमें करनी चाहिए थी। तीसरा जो असल मसला है वो ये है कि अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके न लोगों के घरों पे किसी ने बमबारी की है, न पीटीआई का कोई मिसिंग पर्सन है, न उनके घर उजाड़ दिए गए हैं। लेकिन इसी शीरी मज़ारी के और इनके दीगर वज़रा के अब पीटीएम ने कभी खूनी मार्च का ऐलान नहीं किया, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने कभी उन्होंने असलहा नहीं उठाया। और हमारे स्टेट के नुमाइंदे भी कहते हैं कि उनके बहुत सारे ग्रीवेंसेस जेन्युइन हैं, उनके घर उजड़े हैं, उनके मिसिंग पर्सन हैं, उनका पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन जब वो ये कहते थे कि हम अपने मामले को आलमी इदारों में ले जाना चाहते हैं तो मुझ समेत सब ने उसको गलत कहा कि भाई अपने घर में गंदे कपड़े बाहर नहीं धोने चाहिए। और पीटीआई के लोग उनको उस पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते थे कि देखो ये अपने मुल्क के इंटरनल मसले को। और फिर मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के हालात को और पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को वो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन से उसकी तशबीह देना कि जहाँ पे एक गैर की ग़ुलामी जो ख़ुद उस यूएन के एजेंडे पे पड़ा हुआ है कश्मीर का मसला,
और जो उसके एजेंडे पे उसको पाकिस्तान के डोमेस्टिक, और काश ये इस ख़त में फिर नैब को जिस तरह इस्तेमाल किया है, मरियम नवाज़ के साथ जो कुछ हुआ है, फिर उससे पहले राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हुआ है, सर ये आपकी बड़ी बात है, हमें आप ये समझते हैं या आप जो राय दे रहे हैं, जिक्र करती कि भाई किस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। मुल्क की अदलिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदम एतमाद की तरफ इशारा करती है। भट्टी साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? आप सलीम साफी साहब की बात से एग्री करेंगे? वैसे तो दो जिस्म एक जान कह रहे हैं। हाँ, आपको इसका मतलब है आपको वो पंजाबी का माइया जो है उसकी ट्रांसलेशन आ गई। शुक्रिया मैडम शेख। अच्छा, बात ये है मैडम शेख कि सोचने का मकाम है और शर्म का मकाम है बैसियत पाकिस्तानी के हम ये नौबत आई क्यों। फिर बार बार मैं उस तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। हुकूमत में कौन है? मेरे मौलाना साहब हैं। जब भी बात करें चौथे पाँचवें जुमले में 73 का आईन आ जाता है। अब 73 के आईन का जो हमें उन्होंने इतना रटाया है, उसके बाद छोटा सा सवाल है ना भट्टी साहब, उसका जवाब दे देना। सलीम साफी साहब ने कहा ये जो यूएन को लेटर लिखा है शीरी मजारी ने, पीटीआई नहीं छोटा, मेरा बाकियों का अगर लंबे सवालों के जवाब नहीं है मैडम शेख, तो मेरा भी ले लीजिए, मेरे 2-3 पॉइंट्स ले लीजिए। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, मैडम शेख, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। यानी 73 का आइन, वो जुमरे पे चले गए पीछे, पूरी कौम को उन्होंने कुट के मार दिया। पीपल्स पार्टी जमहूरी तारीख, जमहूरियत पर यकीन, बर्दाश्त, सब्र, सारी उम्र लॉन्ग मार्च, एक लॉन्ग मार्च बर्दाश्त नहीं हुआ। मुस्लिम लीग न्यून मुझे क्यों निकाला से अब तक हम कहते थे इस टीवी पे कि मरियम नवाज साहबा की आवाज़ बंद ना करो, मरियम नवाज साहबा की रैलियां दिखाओ, ये फलां करो, ये फलां करो, ये फलां करो। आज वो कहती हैं ये फसाद है, ये जहाद नहीं फसाद है, इसके खिलाफ रद्दुल फसाद हम लॉन्च करेंगे। इसके मुंह से जब भी निकलती है गलाजत निकलती है, ये फितना है। ये लैंग्वेज है उनकी मरियम नवाज साहबा की इमरान खान के बारे में। अच्छा, अब ये जो ये एक आपने 4 बयानात को बुनियाद बनाया। एक कहा कि खूनी मार्च होने लगा है, शेख रशीद साहब ने चूंकि फरमा दिया है तो इसलिए ये हरफ आखिर है, अब हमने इनको कुट लगानी और फेंटी। उस पर फख्र हो रहा है, उस पे फख्र हो रहा है। निकले ने सर, उसके बाद इमरान खान ने खुद एतराफ किया ना, हूं पता लगा वो जो इस पे फख्र कर रहे हैं कि लोगों के साथ असले आता है, और इस पे फख्र है कि वो भाग के बनी गाला चला गया। भाई वो तो भाग के पेशावर चला गया, वो तो भाग के पेशावर चला गया। 3.5 साल से कोई लंदन भी बैठा हुआ है, सारे लंदन भरा पड़ा है हमारे भागने वालों से। कैसी बातें करते हो जब आप एक रीमा कुछ ऐड कर, 4 आपकी तरफ रीमा की बात सुन ले तो ना किया करो इस तरह। इस्तेजाज पे दिखाने पे पाबंदी नहीं है। पुरअमन इस्तेजाज का हक हर एक को देना चाहिए और हर लॉन्ग मार्च का हक देना चाहिए। जल्द से जुलूस करने चाहिए। आपको रेड लाइन खींच दें कि ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। लेकिन ये क्या बात है, घर से निकलते सर वो यही तो कह रहे हैं, खींची थी रेड लाइन, लेकिन फिर भी वही हुआ जिससे मना किया था। भट्टी साहब, रीमा की बात सुने, रीमा की बात सुने। इंसानी हकूक मेरे ज़हन में रटा। भट्टी साहब रुक जाए, भट्टी साहब रीमा की बात सुन ले फिर जवाब दीजिएगा। रीमा। अलीना, आपने इमरान खान साहब की स्पीचेस सुनी है जिसमें वो अपनी इस लॉन्ग मार्च धरने को जस्टिफाई कर रहे हैं? बात करने दीजिए। किस तरह के अल्फाज, किस तरह की इंस्टिगेशन इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो हक हैं, बाकी सब बातिल हैं, वो सच हैं, बाकी सब झूठ हैं, वो जिहाद कर रहे हैं, बाकी सब कुफर फैला रहे हैं। अगर कल को मैं ये कहूँ कि हमारे वजीर आजम साहब काफिर हैं, मैं धरना दूंगी उनके खिलाफ और मैं एक फोर्स इकट्ठी करूं और मैं इस्लामाबाद जो है वहां जाके धरना दूं कि इस काफिर को निकालो, क्या भट्टी साहब मेरे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट असेंबली को इसी तरह आवाज उठाएंगे कि मुझे आने दिया जाए? ये इंस्टिगेशन टू वायलेंस है। आप जरूर हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, आप इश्यू बेस्ड प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये कहना कि वो गद्दार हैं, वो फॉरेन कंस्पिरेसी के जरिए आए हैं और इसलिए हम उन्हें गिराने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, हम सच है, हम जिहाद कर रहे हैं, हम हक हैं, बाकी सब बातिल हैं, ये बहुत डेंजरस है पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में। ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, इसको प्लीज नजर में रखिए। और आगे ऑफ कोर्स हुकूमत जो है वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने के लिए कानून नहीं तोड़ सकती,
प्रोटेस्टर्स चाहे वो कानून तोड़े हो, उनके फिर भी हकूक होते हैं, तो हुकूमत इसकी जवाबदेह है। लेकिन इमरान खान अपने इस जहरीले नैरेटिव के लिए भी जवाबदेह हैं। हमें उसके ये कह के कि क्या वाह वाह क्या पॉपुलर नैरेटिव है, तालियां नहीं बजानी चाहिए। ये एक अहम नुक्ता है, मैं इसके ऊपर शहजाद को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। ऑफ कोर्स, सॉरी, ठीक है, ये अहम नुक्ते में शहजाद को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी इसमें। लेकिन एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है शहजाद, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। जरूर भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिए, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। शहजाद को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, आपका पॉइंट भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहजाद, आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब अदलिया के पास गए हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दे, हम लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इदारों पर एतमाद नहीं है उनको। यूएन जो आज यूएन की ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखा शीरी मज़ारी साहिबा ने, वो इसी चीज़ की अक्कासी करता है। आप इस सारे को किस तरह देख रहे हैं? क्या बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? देखिए अलीना, एक तो एक्सप्लेन किया अभी साफी साहब ने भी और रीमा ने भी, यूएन पे जाना कोई गलत नहीं है और इसको गलत रंग में पेश नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा अनफॉर्चुनेट है जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है कि हम किसी इदारे पे यकीन करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। जिस मुल्क में इदारे फाल हो और आज़ाद हो, वहां पे मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप यूनाइटेड नेशन को लिखें, क्योंकि अगर आपकी तरफ से कोई ज्यादती हुई है, जैसे कोर्ट अभी हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, इस केस के हवाले से, तो वो भी अदालत उस पर फैसला दे सकती है। अगर एक्सेसिव यूज ऑफ पावर हुआ है तो उसके लिए भी अदालतें मौजूद हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि यूनाइटेड नेशन के हवाले से वो लिखना पड़ रहा है, वरना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो इदारे हैं उस पर वो अपनी राय दे सकते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से एतमाद नहीं है उनको कि शायद कोर्ट की तरफ से कोई हमारे हक में रिस्पॉन्स आ सकता है या हुकूमत के खिलाफ कोई बात हो सकती है, शायद इस वजह से उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लिखा होगा। लेकिन देखिए, इस सारी बहस में इस वक्त मसला जो है ना वो सियासी है, और सियासी जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको कम करने की जरूरत है। जो हॉक्स है वो पीछे बैठे हैं, जो डव्स है वो आगे आए। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इमरान खान साहब, जो उनको बड़ा गुस्सा है कि उनकी हुकूमत खत्म हो गई है और वो किसी तरीके से भी इस वक्त चाहते हैं कि इलेक्शन हो, अपनी हुकूमत वापस ले लें, और उसके लिए वाकई जिस किस्म का वो नैरेटिव बना रहे हैं वो बड़ा खतरनाक हो सकता है, हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। जब आप कहते हैं हक और बातिल की जंग है, और मैं पहले भी कह चुका हूं, एक तरफ अगर आप ये कहेंगे हक और बातिल की जंग है और दूसरे गद्दार हैं, और फिर तीसरी सांस पे जब आप ये कहेंगे कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो, तो आप जो नीचे मैसेज भेज रहे हैं ना वो बड़ा मुश्किल है कि लोग पीसफुल रहें। फिर शायद वही होता है जो इमरान खान साहब खुद बता रहे हैं कि लोग असला लेके भी पहुंच जाते हैं मार्च में, और फिर शायद वही होता है कि पुलिस से भी तसादुम करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये एक ही सांस में इन दोनों चीजों का जिक्र करना, उसका इंपैक्ट वो नहीं आता जितना इमरान खान समझ रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से देखें, जब पॉलिटिकल टेम्परेचर दोनों तरफ से कम हो रहा है, हुकूमत ने भी करना है। राना सनाउल्लाह जिस तरह की बात कर रहे हैं कि तुम इस्लामाबाद आके दिखाओ, तुम बैरियर तोड़ के दिखाओ, ये थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी किसी हुकूमत की नहीं होनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई लॉ ब्रेक कर रहा हो। मरियम नवाज ऑन रिकॉर्ड है, कह चुकी है फितना है, इसको क्रश कर दो। क्या मतलब है इस बात का क्रश कर दो? मतलब कि कुचल दो उसको, कभी कहती है कुचल दो, क्रश कर दो। क्या कहना चाह रही है? क्या पुलिस फोर्स इस्तेमाल की जाए उनके खिलाफ, उनको मार दिया जाए? वैसे ही वो कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। तो मेरे ख्याल से ये टेम्परेचर कम करने की जरूरत है। और इसमें इस वक्त इमरान खान साहब को भी सोचना है कि अगर उन्होंने इलेक्शन की तरफ भी मामलात को लेके जाना है, वो अपनी स्ट्रीट पावर इस्तेमाल कर चुके हैं, वो कितने पॉपुलर है अवाम जानती है। लेकिन जब तक उनके पास सियासी हिकमत अमली नहीं होगी, उनको सियासी मैदान में नुकसान होता रहेगा, जैसे कि अब भी हो रहा है। ना उनके पास लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा, ना उनके पास वजीर आजम की कुर्सी रही, ना उनके पास वजीर आला पंजाब रहा। इसके अलावा इस वक्त जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो उन कवानीन को तब्दील कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी हुकूमत में बना के गई थी। तो अगर आप देखेंगे पॉपुलैरिटी वाइज इमरान खान शायद वो कहते हैं कि मैं बहुत मकबूल हो रहा हूँ, हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ हो, लेकिन सियासी मैदान में जब तक सियासी हिकमत अमली नहीं होगी, नुकसान उन्हीं को होगा। लेकिन साफी साहब, क्या ये मुमकिन है 2 कदम पीछे हटना मौजूदा सियासी माहौल में, जब खासकर ऐसा कुछ माहौल बन रहा है कि आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, आपको एक बयानिया भी देखना है? पीछे अलीना, मैं वैसे हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ कि पीछे हटे, मैं कह रहा हूँ कि अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें। देखिए, सड़कों पर रहकर आप क्या हासिल कर लेंगे? आप कैसे कवानीन को तब्दील कर लेंगे? आप सड़कों पर रह के आज जितना शोर मचा ले कि ये जो 2 ईसीपी मेंबर्स हैं, नहीं, लेकिन वही तो, लेकिन अगर वो जाते हैं असेंबली में, तो कल ही हमने इसके ऊपर बहस की है, फिर ये होगा कि वो लेजिटिमाइज करने वाली बात होगी मौजूदा असेंबली को।
मैं सवाल आपका पूरा नहीं सुन सका। देखिए, इस असेंबली को लेजिटिमाइज, तो अगर ये आप लिख के रख लें कि अगर 2 महीने तक इलेक्शन नहीं हुए ना, ये वापस असेंबली में भी आ जाएंगे, ये भी आप लिख के रख लें। 1-2 महीने का वो टाइम गेन कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो ये असेंबली में भी वापस आ जाएंगे। बिकॉज अगर इलेक्शन अगले 1.5 साल बाद या 1.25 साल बाद होने हैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते असेंबली से बाहर रहना। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीछे हटने की जरूरत है, मैं कह रहा हूं हिकमत अमली को चेंज करने की जरूरत है। जो 2 ECP मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं इस वक्त या उनको नॉमिनेट किया गया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से, उस पर आप जितना भी शोर मचा लें, लेकिन ये कानूनी प्रोसेस है। मॉरली राजा रियाज को नहीं होना चाहिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बट कानूनी तौर पे वो है। जब तक आप कानून को नहीं इस्तेमाल करेंगे, पार्लियामेंट को नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सलीम साफी साहब बात शहजाद ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये किस तरह से पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली किस तरह से पॉसिबल है साफी साहब? क्या आपको लगता है कि इमरान खान जो पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं और पूरा बयानिया उन्होंने बनाया अगले इलेक्शंस के लिए इस हुकूमत के खिलाफ, वो जाके उन्हीं के साथ बैठ जाएंगे अपोजिशन बेंचेस में? एक तो ये जद्दोजहद का लफ्ज़ खुदा के लिए हमारे उस गरीब सूबे को लूटा गया, ज़रा पता कर ले कि रोज़ाना उधर कितने दुम्बे ज़बा होते हैं, कितने ट्राउट मछलियाँ आती हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा है। इस वक्त शाही मेहमान खाना, ऑफिसर मिस और वो सारे जो है वो बड़े पड़े हुए हैं। 4 सद्दा और उसके दरमियान 15 मिनट का रास्ता होता है, वो सरकारी हेलीकॉप्टर में करते हैं। ये इस तरह की जद्दोजहद तो अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, शहजाद साहब की ये बात ठीक है कि हुकूमत को ये ज़ैब नहीं देता कि वो थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करे और इस तरह की बातें करे, और जो कुछ भी हो वो आईन और क़ानून के मुताबिक होना चाहिए। मैं तो ज़ाहिरी बात है कि ये सिस्टम को मैं डिफेक्टो पहले भी मानता था, आज भी। जो पिछला इलेक्शन था वो इलेक्शन नहीं था, अब उसके नतीजे में एक इंतज़ाम बन गया है। तो ये जो बार बार आप लोग कह रहे हैं ना कि इलेक्शन की फिजा और फला और ये वो, अगर इमरान खान साहब, एक तो ये मुझे आपको लग नहीं रहा पॉसिबल। ठीक, सलीम साफी साहब माजरत के साथ हमारे पास वक्त प्रोग्राम में ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।